नमस्कार। आज हम एक अहम कानूनी मसले पर बात करने जा रहे हैं। ये सीधे तौर पर मुस्लिम पर्सनल लॉ और भारत में जो फैमिली कोर्ट्स हैं उनकी भूमिका से जुड़ा है। हमारे पास न्यायोत्तर खुला तलाक केरल उच्च न्यायालय का निर्णय इस शीर्षक वाले लेख के कुछ खास अंश हैं। ये अंश केरल हाई कोर्ट के एक हालिया फैसले पर है। मामला है मोहम्मद अशर के बनाम मोहसिना पीके। तो आज हमारी कोशिश है इस कानूनी स्रोत के जरिए ये समझना कि जब एक मुस्लिम महिला अपनी तरफ से शादी खत्म करती है, जिसे खुला कहते हैं, तो अदालतें उसे मान्यता देने के लिए किन शर्तों को देखती हैं और इसमें फैमिली कोर्ट्स का क्या रोल है। चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। और ये मामला खास इसलिए भी है क्योंकि ये खुला की जो प्रक्रिया है उसमें सुलह की कोशिशों की क्या अहमियत है और मेहर की वापसी, जी ये थोड़े पेचीदा सवाल हैं। जी इन पर भी रोशनी डालता है। जी ये दिखाता है कि कैसे अदालतें मतलब पर्सनल लॉ के तहत जो अधिकार हैं और जो हमारी न्यायिक प्रक्रिया है उसके बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही हैं। हाँ, तो शुरुआत करते हैं इसी केस से। मोहम्मद अशर के बनाम मोहसिना पीके 2025 फैसला सुनाया केरल हाई कोर्ट की बेंच ने, जिसमें जस्टिस तदेवन रामचंद्रन और जस्टिस एमबी स्नेहलता थे। तो अदालत के सामने मुख्य सवाल क्या था आखिर? देखिए, बुनियादी सवाल ये था कि जो थालासेरी की कुटुंब न्यायालय है मतलब फैमिली कोर्ट, क्या उसने पत्नी मोहसिना द्वारा दिए गए खुला को सही तरीके से मान्यता दी थी? पति मोहम्मद अशर का कहना था कि नहीं दी, लेकिन हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के फैसले को हाँ सही ठहराया। और इस प्रक्रिया में यह भी साफ किया कि इस तरह के जो न्यायोत्तर यानी एक्स्ट्रा जुडिशियल इस्लामी तलाक हैं उनको कानूनी तौर पर वैलिड मानने के लिए क्या जरूरी है। अच्छा, तो इस मामले की कहानी क्या है? मतलब बैकग्राउंड क्या है? ये शादी कब हुई और फिर तलाक तक बात कैसे पहुंची? हाँ, तो सोर्स के मुताबिक मोहम्मद अशर और मोहसिना की शादी हुई थी 15 दिसंबर 2019 को। फिर 23 अप्रैल 2021 को उनके घर एक बेटा भी हुआ। लेकिन लगता है कि शादीशुदा जिंदगी में मतलब जल्दी ही कुछ मुश्किलें आने लगी। और फिर विवाद इतने बढ़ गए कि पत्नी मोहसिना ने 5 अक्टूबर 2023 को एक खुलाना मामा जारी किया। खुलानामा यानी खुला के जरिए तलाक का एक तरह का लिखित दस्तावेज। जी हाँ, बिल्कुल। ये जारी करके पति से अलग होने का उन्होंने फैसला किया। इसके बाद वो थालासेरी की फैमिली कोर्ट गई और एक याचिका दायर की। उसका केस नंबर था OP 9928/2023। याचिका का मकसद बस इतना था कि अदालत उनकी जो बदली हुई वैवाहिक स्थिति है, मतलब कि वो अब तलाकशुदा हैं, उसे कानूनी तौर पर दर्ज कर ले। तो फैमिली कोर्ट ने फिर क्या किया? क्या उन्होंने मामले की पूरी सुनवाई की जैसे आम केस में होता है? नहीं, पूरी सुनवाई उस तरह से नहीं। फैमिली कोर्ट ने पत्नी का बयान दर्ज किया। उन्हें अदालत की कार्रवाई में PW1 यानी पहली गवाह के तौर पर देखा गया। उन्होंने पत्नी ने जो दस्तावेज पेश किए उनको देखा, जिसमें शायद वो खुलाना मामा भी था, और फिर उनकी याचिका मान ली। यानी फैमिली कोर्ट ने ये माना कि हाँ, खुला हो चुका है और उनकी लीगल स्टेटस अब तलाकशुदा है। मोहम्मद अशर इस फैसले से खुश नहीं थे। उन्होंने इसे हाई कोर्ट में चैलेंज किया। तो उनके विरोध के मुख्य बिंदु क्या थे? क्यों वो कह रहे थे कि ये गलत है? देखिए, उनके दो मुख्य तर्क थे जो अक्सर ऐसे मामलों में आते हैं। पहला उनका कहना था कि खुलानामा जारी करने से पहले, जैसा कि कानूनन जरूरी माना जाता है, दोनों पक्षों के बीच सही तरीके से सुलह मतलब रिकंसिलिएशन उसकी कोशिशें नहीं की गईं। उनका दावा था कि जो प्रक्रिया है ये पूरी नहीं हुई। अच्छा, और दूसरा तर्क? वह था कि पत्नी ने खुला लेने के लिए शर्त के तौर पर जो मेहर उसे वापस करना चाहिए था वो नहीं किया है। और उन्होंने अपनी बात को वजन देने के लिए केरला हाईकोर्ट के ही एक पुराने फैसले का हवाला दिया, 2021 का केस अजबी KN बनाम हाशिम MU। उस फैसले में कोर्ट ने कहा था कि फैमिली कोर्ट को खुला को मान्यता देने से पहले ये पक्का करना चाहिए कि भाई सुलह की असरदार कोशिशें हुई हैं और पत्नी ने मेहर वापस करने का ऑफर दिया है। ये तो पति के तर्क हुए। अब इसके जवाब में पत्नी मोहसिना का क्या कहना था? क्या उन्होंने ये माना कि हाँ, सुलह की कोशिश नहीं हुई या मेहर वापस नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। पत्नी के वकील ने इन दोनों ही तर्कों का खंडन किया, ने नकारा। सुलह वाले मुद्दे पर उनका कहना था कि खुलानामा में ही मतलब उस डॉक्यूमेंट में बाकायदा 2 मध्यस्थों का जिक्र है, के अब्दुल सत्तार और PK महमूद। कहा गया है कि इनके जरिए सुलह की कोशिश की गई थी, लेकिन पति ने खुद ही उन कोशिशों को ठुकरा दिया था। अच्छा। तो पत्नी का कहना था कि कोशिश तो हुई थी, पर पति की तरफ से बात नहीं बनी। और मेहर के बारे में, वो जो सोने के 10 सिक्के थे, उसका क्या हुआ? मेहर के सवाल पर पत्नी का पक्ष और भी कह सकते हैं सीधा था।
उन्होंने अपनी याचिका में भी कहा और फैमिली कोर्ट में जो गवाही दी उसमें भी साफ तौर पर कहा कि मेहर, जो कि सोने के 10 सिक्के थे, वो पति ने खुलानामा जारी होने से पहले ही उनसे वापस ले लिया था। अरे जी, यानी उनके हिसाब से मेहर लौटाने का तो सवाल ही नहीं था, क्योंकि वो तो पहले से ही पति के पास था। अच्छा, तो यहाँ मामला ये बन गया कि पति कह रहे हैं सुलह नहीं हुई, मेहर नहीं मिला, और पत्नी कह रही है सुलह की कोशिश तो हुई थी पर पति ने नहीं मानी और मेहर तो वो पहले ही ले चुके हैं। ये तो बिल्कुल उल्टे दावे हैं। तो हाईकोर्ट ने इस गुत्थी को कैसे सुलझा? उन्होंने किन बातों पर ध्यान दिया? हाँ, यहीं पर मामला दिलचस्प होता है और अदालत की जो प्रक्रिया है वो समझ आती है। हाई कोर्ट ने सबसे पहले तो सारे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स देखे। निकाहनामा एक्सट्रैक्ट A1, पत्नी का हाथ से लिखा खुलानामा एक्सट्रैक्ट A2, खुला से पहले पति को भेजा गया लीगल नोटिस एक्सट्रैक्ट A3 और उसकी रसीदें वगैरह एक्सट्रैक्ट A4 और A6। अदालत ने माना कि हाँ, ये बात सही है कि खुलानामा में मेहर की वापसी का कोई जिक्र नहीं है। तो क्या इससे पति का दावा सही हो गया कि मेहर वापस नहीं हुआ? नहीं, यहीं पर एक अहम मोड़ आता है। देखिए, अदालत ने यह भी देखा कि पत्नी ने अपनी याचिका में अपने सबूत के तौर पे जो एफिडेविट दिया उसमें और अदालत में PW1 यानी गवाह के तौर पे जो बयान दिया उसमें मतलब हर मौके पर लगातार और बिल्कुल साफ तौर पर यही कहा था कि पति मेहर पहले ही ले चुके हैं। और सबसे जरूरी बात जिसका कोर्ट ने खास तौर पर जिक्र किया वो ये थी कि पत्नी के इस लगातार दावे के बावजूद पति ने फैमिली कोर्ट में इस बात को गलत साबित करने के लिए ना तो कोई सबूत पेश किया और ना ही खुद गवाही देने या अपना बयान दर्ज कराने का ऑप्शन चुना। वो इस मुद्दे पर पूरी तरह चुप रहे। अच्छा, मतलब उसने अपनी बात साबित करने की कोशिश ही नहीं की। ये तो काफी मायने रखता है कानूनी तौर पर। बिल्कुल, कानूनी प्रक्रिया में ऐसा ही होता है। अगर एक पार्टी कोई दावा कर रही है और दूसरी पार्टी के पास मौका है उसका खंडन करने का, पर वो चुप रहती है या कोई सबूत नहीं देती, तो अदालत अक्सर पहले पक्ष के दावे को सही मान सकती है। यहाँ पति की चुप्पी को पत्नी के दावे के हक में माना गया। ठीक है, ये तो मेहर की बात हुई, लेकिन वो सुलह की कोशिशों के बारे में क्या? पति का ये भी तो कहना था कि जिन मध्यस्थों का जिक्र पत्नी कर रही थी वो तो उनके रिश्तेदार थे, तो वो निष्पक्ष कैसे हो सकते हैं? हाँ, ये तर्क भी पति ने दिया था, लेकिन अदालत ने इसे भी ज्यादा वजन नहीं दिया। पहली बात, अदालत ने कहा कि पति का ये कहना कि मध्यस्थ पत्नी के रिश्तेदार थे, ये कम से कम ये तो साबित करता है कि सुलह की कोशिश हुई तो थी। हाँ, ये बात तो है। मतलब पति का तर्क ही एक तरह से सुलह के प्रयास होने की पुष्टि कर रहा था, भले ही वो उन मध्यस्थों की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे थे। और निष्पक्षता वाले सवाल पर अदालत ने क्या कहा? उस पर अदालत ने ये नोट किया कि पति ने फैमिली कोर्ट में जो अपनी लिखित दलीलें दी थी, मतलब जो प्लीडिंग्स फाइल की थी, उनमें कहीं भी मध्यस्थों के पक्षपाती होने या रिश्तेदार होने का आरोप लगाया ही नहीं था। ये बात उन्होंने पहली बार हाई कोर्ट में अपील के दौरान उठाई। और देखिए, प्रोसीजर ये कहता है कि अगर आपको कोई आपत्ति है तो आपको उसे सही टाइम पर सही फोरम में उठाना होता है। तो सुलह और मेहर, इन दोनों ही मुद्दों पर अदालत ने फिर से वही 2021 वाले अज़्बिकेन केस का हवाला दिया। उस फैसले में बताया गया था कि मेहर की वापसी के सवाल को कोर्ट 3 तरीकों से देख सकता है। पहला, खुलानामा को देखकर, दूसरा, अगर कोई खत वगैरह भेजा गया हो उसे देखकर, या तीसरा, अदालत में दोनों पार्टियों के बयान लेकर। इस वाले मामले में क्योंकि पति ने फैमिली कोर्ट में ना कोई सबूत दिया ना बयान दर्ज कराया, तो अदालत ने माना कि पत्नी का बयान ही काफी है ये मानने के लिए कि मेहर पहले ही ले लिया गया था। हाँ, हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के फैसले को बिल्कुल सही ठहराया और पति की जो अपील थी उसे खारिज कर दिया। उन्होंने दोहराया कि खुला मुस्लिम कानून के तहत तलाक का एक मान्य तरीका है, ठीक वैसे ही जैसे पति जो तलाक देता है, तलाक़ सुन्नत, तलाक़ बिद्दत वगैरह, या जो आपसी सहमति से होता है, मुबारत, ये सभी न्यायतर तरीके हैं, मतलब एक्स्ट्रा जुडिशियल हैं। इन्हें अदालत के बाहर भी किया जा सकता है। अदालत ने यह भी साफ किया कि ऐसे मामलों में फैमिली कोर्ट का रोल बहुत लिमिटेड है। उनका काम ये नहीं है कि वो तलाक के कारणों की गहराई में जाएं या ये तय करें कि गलती किसकी थी। उनका काम सिर्फ ये वेरीफाई करना है कि क्या खुला की घोषणा ठीक से हुई थी, मतलब क्या पत्नी ने वाकई तलाक की इच्छा जाहिर की और क्या तलाक से पहले सुलह की प्रभावी कोशिशें की गई थी, बस इतना। और इस मामले में अदालत ने पाया कि ये दोनों शर्तें पूरी हुई थीं। जी हाँ, अदालत के मुताबिक प्रथम दृष्टया यानी प्राइमा फेसी ऊपरी तौर पर देखने पर यह साबित हो रहा था कि सुलह की कोशिश हुई थी, भले ही पति ने उसे माना नहीं। और मेहर पत्नी के पास नहीं था क्योंकि पति ने उसे पहले ही ले लिया था और पति ने इस बात का खंडन भी नहीं किया कोर्ट में। इसलिए फैमिली कोर्ट ने खुला को मान्यता देकर कोई गलती नहीं की थी। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जो अदालत ने साफ की। उन्होंने कहा कि फैमिली कोर्ट ने खुला को मान्यता दी और हाई कोर्ट ने उस फैसले को सही ठहराया। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है
कि पति अब इस तलाक को लीगली चैलेंज नहीं कर सकता। वो जो असबी कियन वाला केस था, उसमें जो सिद्धांत तय हुआ था, उसके मुताबिक पति के पास अभी भी ये अधिकार है कि वो चाहे तो एक अलग और प्रॉपर लीगल कार्रवाई के जरिए इस खुला की वैलिडिटी को चुनौती दे सकता है। अच्छा, ये बहुत अहम पॉइंट है। मतलब फैमिली कोर्ट का फैसला एक तरह से प्रक्रिया की पुष्टि है, पर वो फाइनल जुडिशियल फैसला नहीं है अगर कोई पार्टी उसे आगे चुनौती देना चाहे तो। चलिए थोड़ा सा पीछे हटते हैं और ये समझते हैं कि ये खुला आखिर है क्या, क्योंकि आमतौर पर तो यही माना जाता है कि तलाक का अधिकार पति के पास होता है। तो ये खुला कैसे अलग है? हाँ, आपने सही कहा। पारंपरिक रूप से इस्लामी कानून में तलाक की पहल करने का अधिकार मुख्य रूप से पति को तलाक दिया गया है, लेकिन खुला पत्नी को दिया गया एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। इसके तहत वो अपनी शादी को खत्म करने की पहल कर सकती है। हालांकि ये पत्नी का एक तरफा अधिकार नहीं है कि बस कह दिया और हो गया। इसमें कुछ शर्तें जुड़ी होती हैं। क्या शर्तें हैं इसमें? देखिए, सबसे आम शर्त ये होती है कि पत्नी को अपने पति से मिला हुआ मेहर वापस करना होता है, या फिर कोई और चीज देनी होती है जिस पर दोनों राजी हों। इसे एक तरह से पति को शादी के बंधन से आजाद करने के बदले में दिया जाने वाला मुआवजा जैसा माना जाता है। खुला की प्रक्रिया, जैसा हमने कहा, न्यायतर हो सकती है। मतलब पत्नी एक खुलानामा तैयार करके पति को बता सकती है। हालांकि जो इस्लामी न्यायशास्त्र है, मतलब इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस, वो हमेशा इस बात पर जोर देता है कि तलाक, चाहे पति दे या पत्नी, खुला के जरिए, वो आखिरी रास्ता होना चाहिए और उससे पहले सुलह की पूरी कोशिश जरूर होनी चाहिए। तो भारत में अगर कोई मुस्लिम महिला खुला के जरिए तलाक लेना चाहे तो कानूनी तौर पर, खासकर 2021 के असबी के एन मामले के बाद, अदालतें किन मुख्य चीजों को देखती हैं? एक तरह से चेकलिस्ट क्या है? जैसा कि हमने इस मोहम्मद अशर मामले में भी देखा और सोर्स भी यही बताता है, अदालतें खुला को मान्यता देने से पहले मोटा मोटा 3 चीजें वेरीफाई करती हैं। पहला, खुला की स्पष्ट घोषणा, मतलब पत्नी की तरफ से शादी खत्म करने की साफ और बिना किसी शक के इच्छा जाहिर होनी चाहिए। ये लिखित हो सकती है जैसे खुलानामा, या मौखिक भी। दूसरा, प्रभावी सुलह के प्रयास। तलाक की घोषणा से पहले सुलह यानी समझौते की सीरियस और असरदार कोशिशें होनी चाहिए। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ये देखना चाहता है कि क्या वाकई रिश्ते को बचाने की कोशिश हुई थी। ठीक है। और तीसरा, मेहर की वापसी का प्रस्ताव या स्थिति। या तो पत्नी ने मेहर लौटाने का ऑफर दिया हो, या जैसा इस केस में हुआ, ये साबित हो कि मेहर पहले से ही पति के पास है। इसका सबूत खुलानामा से मिल सकता है, किसी और बातचीत या लेटर से, या फिर अदालत में दिए गए बयानों से। आपने पहले बताया कि फैमिली कोर्ट का रोल लिमिटेड है, वो पूरी जांच नहीं करते। तो फिर वे ये वेरिफिकेशन करते कैसे हैं? उनका तरीका क्या होता है? बिल्कुल, वे पूरी जांच में नहीं जाते कि शादी क्यों टूट रही है, किसकी गलती है, ये सब नहीं। उनका रोल प्रक्रियात्मक सत्यापन यानी प्रोसीजरल वेरिफिकेशन तक ही सीमित है। वे बस देखते हैं कि क्या खुला की जो जरूरी शर्तें हैं वो पूरी हुई हैं। इसके लिए वे मुख्य रूप से 2 चीजों पर निर्भर करते हैं। पहला, जो डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए हैं, जैसे खुलानामा, नोटिस, निकाहनामा। और दूसरा, अदालत में जो पार्टियों के बयान या एफिडेविट दिए गए हैं। अगर एक पार्टी जैसे पत्नी ये दावा करती है कि सुलह की कोशिश हुई या मेहर लौटा दिया ले लिया गया, और दूसरी पार्टी यानी पति उस दावे का खंडन करने के लिए कोई सबूत नहीं लाता या बयान नहीं देता जबकि उसके पास मौका है, तो अदालत पहले पक्ष के दावे को सही मान सकती है। ये एक तरह से बर्डन ऑफ प्रूफ दूसरे पक्ष पर डालने जैसा है कि वो दावे को गलत साबित करे। अच्छा, ये कह रहा होता है कि हाँ, प्रोसीजर के हिसाब से खुला सही तरीके से हुआ है और अब इस महिला की कानूनी स्थिति तलाकशुदा है। लेकिन जैसा हमने पहले साफ किया, ये मान्यता कोई पत्थर की लकीर नहीं है। दूसरा पक्ष इसे बाद में पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत चुनौती दे सकता है। ये समझना काफी दिलचस्प है कि कैसे हमारी अदालतें पर्सनल लॉ और जो स्थापित न्यायिक प्रक्रियाएं हैं उनके बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रही हैं। हाँ, ये बिल्कुल एक तरह का बैलेंसिंग एक्ट है। अदालतें पर्सनल लॉ के तहत जो अधिकार मिले हैं, जैसे खुला का अधिकार, उनका सम्मान करना चाहती हैं, लेकिन साथ ही वे ये भी पक्का करना चाहती हैं कि इन अधिकारों का इस्तेमाल करते समय जो तय प्रक्रिया है उसका पालन हो। सुलह जैसे जो अहम सिद्धांत हैं उनको नजरअंदाज ना किया जाए और किसी भी पार्टी के साथ नाइंसाफी ना हो। ये जो जुडिशियल ओवरसाइट है यानी न्यायिक निगरानी, ये पर्सनल लॉ को मनमाने ढंग से इस्तेमाल होने से रोकती है। तो इस पूरी बातचीत को अगर समेटें तो इस मामले और इस कानूनी स्रोत से हम क्या मुख्य बातें निकाल सकते हैं? क्या हैं की टेकअवेज? मेरे हिसाब से कुछ बहुत जरूरी बातें सामने आती हैं।
पहली, फैमिली कोर्ट्स का रोल एक्स्ट्रा जुडिशियल तलाक जैसे खुला के मामलों में पुष्टि करने या वेरीफाई करने तक ही है, न कि पूरी जुडिशियल जांच करने का। वो प्रक्रिया पर ज्यादा फोकस करते हैं, कारणों पर कम। दूसरी, तलाक से पहले प्रभावी सुलह के प्रयासों की अहमियत। ये सिर्फ एक औपचारिकता नहीं, बल्कि एक जरूरत है जिसे अदालतें गंभीरता से देख रही हैं। तीसरी, मेहर के वापसी का जो मुद्दा है वो सिर्फ खुलानामा में क्या लिखा है उसी तक सीमित नहीं है। अदालतें पार्टियों के बयानों को, उनके कंडक्ट को जैसे सबूत न देना और मामले की पूरी परिस्थितियों को ध्यान में रखती हैं। पति की चुप्पी भी पत्नी के दावे को मजबूत कर सकती है, जैसा कि इस केस में हमने देखा। और ये पर्सनल लॉ के दायरे और न्यायिक हस्तक्षेप के बीच की जो महीन रेखा है उसको भी दिखाता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे हमारा लीगल सिस्टम व्यक्तिगत धार्मिक कानूनों को मान्यता देते हुए भी निष्पक्षता और प्रक्रियात्मक सटीकता, मतलब प्रोसीजरल फेयरनेस, उसको पक्का करने के लिए न्यायिक समीक्षा का दरवाजा खुला रखता है। ये एक जटिल संतुलन है, पर न्याय के लिए जरूरी है। जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर आगे सोचा जा सकता है। स्रोत और इस फैसले में ये तो साफ है कि पति के पास अभी भी खुला को कानूनी रूप से चुनौती देने का विकल्प बाकी है। सवाल ये उठता है कि अगर भविष्य में वो ऐसा करता है तो फैमिली कोर्ट और फिर हाई कोर्ट ने जो पहले से प्रथम दृष्टया निष्कर्ष निकाल लिए हैं उनका क्या वजन होगा। उदाहरण के लिए, अदालतें एक तरह से मान चुकी हैं कि सुलह की कोशिश हुई थी और मेहर पति ने ले लिया था क्योंकि उसने खंडन नहीं किया। क्या एक नई कार्रवाई में इन मुद्दों को फिर से बिल्कुल शुरुआत से पूरी तरह से बहस के लिए खोला जा सकेगा, या पिछली अदालतों के इन निष्कर्षों का कुछ असर रहेगा? ये भविष्य की कानूनी व्याख्याओं के लिए एक पेचीदा सवाल जरूर छोड़ जाता है।